हेलो दोस्तों, एडुकेशन टॉपिक बाय शिवम सिंह चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एडुकेशन साइंस यानी शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं जो कि आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाया था जो कि मैंने अपलोड भी कर दिया है। आज हम एडुकेशन साइंस यानी शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं सीधे प्रश्न पे कि निरीक्षण विधि के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। निरीक्षण विधि के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। तो निरीक्षण विधि हम बता दें कि यह एक विद्यार्थियों का गुण है जिसे हम निरीक्षण विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का जो विशेषताएं होते हैं या लक्षण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं या ज्यादा जगह निरीक्षण विधि के इंपॉर्टेंट 3 गुण ही पूछते हैं। तो 3 गुण हम बता दें कि इसमें छात्र क्या करते हैं कि अपने मानसिक चीजों को बढ़ावा देते हैं, यानी बुद्धि एवं कौशल से लोगों को प्रभावित करते हैं। और एक दूसरा की निरंतर अपने बुद्धि कौशल में बढ़ावा देते हैं। और तीसरा शैक्षिक चीजों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यानी पहला निरीक्षण विधि में छात्रों का गुण था कि बुद्धि एवं कौशल से लोगों को प्रभावित करना। दूसरा, बुद्धि एवं कौशल को जानने के लिए, नई नई चीजें के लिए जानने के लिए हमेशा आगे की तरफ अग्रसर होना। और तीसरा, अपने शैक्षिक चीजों को बढ़ावा देना। दूसरा है कि शिक्षण और अधिगम में अंतर बताइए। शिक्षण एवं अधिगम में अंतर बताइए। तो शिक्षण बता दें और अधिगम दोनों बताएंगे। इससे पहले बताते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में यह इस समय 90% पूछा जाएगा। यह प्रश्न शिक्षण, जिस ढंग से शिक्षक अपने शिक्षार्थी को पढ़ाता है उसे शिक्षण कहते हैं। और अधिगम किसे कहते हैं कि इसमें जो छात्र होते हैं अपने विचार एवं कौशल में सदैव बढ़ावा देते हैं। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक 2 पहलू होते हैं, जिसमें छात्र नकारात्मक की अवहेलना करके सदैव सकारात्मक की ओर जाना चाहते हैं। शिक्षण, जिस ढंग से शिक्षक अपने शिक्षार्थी को पढ़ाते हैं उसे शिक्षण कहते हैं। और अधिगम में क्या होता है कि इसमें छात्र सदैव अपने विचार एवं कौशल को बढ़ावा देते हैं। और इसमें 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, जिसमें नकारात्मक को अवहेलना करके सकारात्मक की ओर जाते हैं। तीसरा है अनुबंध। तो कम से कम 2 लोगों के बीच कार्य करने या ना करने का समझौता ही अनुबंध कहलाता है। कम से कम 2 लोगों के बीच कार्य करने या ना करने की समझौता ही अनुबंध कहलाता है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य। तो मानसिक स्वास्थ्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जो हम कहते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट करते जाइएगा। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति चाहे बालक अपने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विचार कौशल से लोगों को प्रभावित करते हैं, वही मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य में बच्चे या व्यक्ति अपने बुद्धि कौशल, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक एवं जिस चीज से दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं, यानी बुद्धि कौशल से दूसरे लोगों को प्रभावित करना ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। पांचवा, समायोजन। समायोजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस साल भी पूछ सकता है कि समायोजन क्या कहलाता है। आगे समायोजन के लक्षण भी है क्वेश्चंस में, तो हम पहले बताते हैं कि समायोजन किसे कहते हैं। तो समायोजन का अर्थ परस्पर एक दूसरे जरूरत को संतुलित करना और पर्यावरण की कठिनाई के अनुसार निरंतर बदलना। यानी समायोजन पर्यावरण की कठिनाई के अनुसार बदलना और निरंतर क्या करना है, दूसरे चीजों को प्रभावित करना ही समायोजन कहलाता है। छठा, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, तो यह 500 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि विशिष्ट बालक का उद्देश्य बताइए। तो विशिष्ट बालक सर्वप्रथम बता दें कि जो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक
आदि संहितात्मक रूप में विशिष्ट हो। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं कि जो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक एवं आदि विशिष्टताओं में विशिष्ट हो और औसत रूप से विशिष्ट हो, उसे ही हम विशिष्ट बालक कहते हैं। और विशिष्ट बालक बता दे कि इनको उच्च सीमा तक जाने का सदैव लालच हो। यानी विशिष्ट बालक क्या कहते हैं कि ये जन्मजात होता है। एक तरफ से मैं बात कह दूं कि ये जन्मजात भी हो सकते हैं, यानी जन्म से ही क्या होता है, इनको एक उच्च सीमा तक जाने की क्या होती है, एक विशिष्ट लालच होती है। तो ये छठा था विशिष्ट बालक। सातवां क्वेश्चन है कि स्मृति किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि स्मृति किसे कहते हैं। तो हम कोई चीज जाते हैं, उसको एकत्र करते हैं, अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या करते हैं कि अपना संचय बना लेते हैं। तो स्मृति वही कहलाता है, सूचनाओं का संचय करना ही स्मृति कहलाता है। आठवां मैंने बताया अधिगम। तो अधिगम में मैंने क्या बताया कि अपने विचार एवं कौशल को बढ़ावा देता है। और कभी कभी पूछ देता है अति लघु में कि अधिगम को एक प्रभावित करने वाला परिभाषा दीजिए। अधिगम को एक प्रभावित करने वाला क्या दीजिए, परिभाषा दीजिए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाली एक परिभाषा ये है कि ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या कहलाता है कि ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। नौवा शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 500 शब्दों में हर एक साल पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये गारंटी ले लीजिए ये इस साल भी पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक होगा। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध। तो शिक्षा कार्य करने की प्रक्रिया को करने की कोशिश करता है। शिक्षा कार्य करने की प्रक्रिया को करने की कोशिश करता है और वही मनोविज्ञान क्या करता है, ला कर देता है। यानी इससे परिभाषा समझ में नहीं आए तो हम बता दें कि मनोविज्ञान कहता है कि इस बालक में क्या हो, सुधार की आवश्यकता हो, और शिक्षा क्या करता है कि उस सुधार को ला कर देता है। तो यही शिक्षा एवं मनोविज्ञान है। शिक्षा कार्य करने की प्रक्रिया को करने की कोशिश करता है और मनोविज्ञान उसको सिर्फ ला कर देता है। 10वां अधिगम हस्तांतरण। ये भी 500 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि अधिगम हस्तांतरण किसे कहते हैं। अधिगम हस्तांतरण किसे कहते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम तो मैंने बता दिया और प्रभावित करने वाली परिभाषा भी बता दिया। और अधिगम हस्तांतरण कितने प्रकार के होते हैं कभी कभी पूछ देता है। तो पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक और तीसरा होता है शून्य। अधिगम हस्तांतरण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक और एक होता है शून्य हस्तांतरण। तो सकारात्मक में क्या होता है कि जब पहले से सीखा गया काम दूसरे काम में आसानी लाता है उसे सकारात्मक कहते हैं, और जो पहले से सीखा गया काम दूसरे में बाधा लाता है उसे नकारात्मक कहते हैं, और जो पहले से सीखा गया काम दूसरे काम में नहीं आता है उसे शून्य हस्तांतरण कहते हैं। यानी अधिगम के ये 3 रूप थे। सकारात्मक कि जब पहले से सीखा गया काम दूसरे काम में आसानी लाए सकारात्मक, जब पहले से सीखा गया काम दूसरे काम में नहीं आता है नकारात्मक, यानी बाधा लाता है उसे नकारात्मक, और थोड़ा सा भी दूसरे काम में नहीं आता है वो शून्य हस्तांतरण। 11वां मैंने बताया था समायोजन पढ़ाते वक्त कि समायोजन के लक्षण भी आगे आएंगे। तो समायोजन को मैंने बताया था कि समायोजन का अर्थ परस्पर एक दूसरे जरूरत चीजों को संतुलित करना होता है और कठिनाई के अनुसार क्या होता है, बदलना होता है। तो समायोजन के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मैंने 5 बता देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लक्षण है। बार बार रोना, उदास महसूस करना, चिंता महसूस करना, थकावट महसूस करना, पर सोना नहीं। समायोजन के लक्षण में क्या क्या है, पहला बार बार रोना, दूसरा उदास महसूस करना, तीसरा चिंता महसूस करना, चौथा थकावट महसूस करना, 5वां सोना नहीं। यानी थकान तो महसूस होगा, लेकिन समायोजन में क्या होगा कि थकान महसूस होगा पर हम क्या करेंगे, सो नहीं पाएंगे। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है बराहवा लास्ट क्वेश्चन है, और बराहवा क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। अधिगम प्रेरणा के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। पहला ध्यान, उम्र, तीसरा रुचियां,
चौथा अभिवृत्तियां। तो अधिगम प्रेरणा के लिए ये 4 चीजें होना जरूरी है, ध्यान, उम्र, रुचियां, अभिवृत्तियां। तो ये रहेंगे तो क्या करेंगे, अधिगम क्यों हम पहचान पाएंगे। तो ये एजुकेशन साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर के दृष्टिकोण यानी बीए 4th सेमेस्टर के पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम अगले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के ऐसे ही तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।